नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून में सुचारू चलेगी चारधाम यात्रा। तीर्थ यात्रियों को लेकर धार्मिक सरकार का मकसद साफ, सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद पर हो रहा काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कार्यक्रम स्थल पर डटे कांग्रेस के दिग्गज व्यवस्थाओं को खुद परख रही प्रदेश प्रभारी। सीएम धामी ने राहुल गांधी के दौरे पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने किया है सेना का अपमान, उत्तराखंड की जनता को है सब याद। जून के पहले हफ्ते में शुरू होगी केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग। जल्द खुलेगा स्लॉट, यूकाडा ने की तैयारी। और बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खबर के साथ। मंगलवार को राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई और बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर मानसून में भी सुचारू रूप से चलने पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को मानसून के मद्देनजर तैयारी करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसओपी तैयार की गई है, जिसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा प्रबंधन का मूल मंत्र सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए मॉनसून की अवधि में भी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और मंत्री भरत चौधरी भी मौजूद रहे। सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया, उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक माहौल भी तैयार हुआ है। क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है। क्योंकि पिछले दिनों अधिक संख्या होने के कारण से कहीं कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, उसका भी हमने संज्ञान लिया है। रास्तों का भी संज्ञान लिया है, पेयजल है, आवास है, दर्शन की व्यवस्था है, हेली सेवाएं हैं, परिवहन व्यवस्था है। उन ट्रैफिक को लेकर और जो हमारे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड होता है या कोई आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों को पहले से चिन्हित करके उन स्थानों पर ठीक प्रकार से व्यवस्था हो, उसके लिए किया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जहां बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक अपने संगठनात्मक ढांचे को भी पूरी तरह से खड़ा नहीं कर पाई है। लंबे समय से कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई है। हालांकि इस बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने संकेत दिए हैं कि राहुल गांधी के दौरे के बाद ही हाईकमान जल्द इस पर फैसला ले सकता है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी आएंगे, कार्यकारिणी का गठन कर जाएंगे। 27 चुनाव की तैयारी को कांग्रेस दे रही धार। क्या राहुल गांधी लगाएंगे नैया पार? 2027 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं होने से संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी का असर बूथ स्तर की तैयारियों, कार्यकर्ताओं के समन्वय और चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और उम्मीद है कि प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी खुशखबरी देकर जा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून पहुंचकर राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा की। राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर कहा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है। पिछली बार भी बताया था हमने करना है और अब राहुल जी के दौरे की हमारी तैयारी राहुल जी के दौरे के बाद।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान को कार्यकारिणी लिस्ट सौंपी जा चुकी है। कार्यकारिणी में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो पार्टी के लिए कार्य करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद जल्द ही कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का सभी नेताओं से मंथन हो चुका है। हमारे उत्तराखंड के जो नेता हैं सभी से विचार विमर्श हो चुका है। दिल्ली में हमारी प्रभारी जी ने सबसे मिलकर 1 to 1 बात करी। काम करने वाले लोगों को पार्टी में स्थान दिया जाएगा, जो काम नहीं करेंगे उनको स्थान नहीं दिया जाएगा। प्रभारी जी ने यहाँ बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी राहुल गांधी जी का 4 और 5 जून का उत्तराखंड का दौरा है, उसके बाद अतिशीघ्र हम कार्यकारिणी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड को एक ऊर्जावान कार्यकारिणी मिलने जा रही है। वहीं कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि लंबे समय से कांग्रेस की कार्यकारिणी की सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन करण माहरा हो या फिर गणेश गोदियाल, अभी तक कार्यकारिणी का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आता। बहुत हास्यास्पद बयान है कुमारी शैलजा का। ये लगातार पिछले 2-3 वर्षों से, जब से उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहले भी बने थे, मैं सुनता आ रहा हूँ टीम का गठन हो जाएगा। कांग्रेस अब तक अपनी टीम का ही गठन नहीं कर पाई है, तो राहुल गांधी के आने से क्या हो जाएगा। और वैसे राहुल गांधी जी के दौरे का मैं स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जो है हमारे स्टार प्रचारक हैं, और राहुल गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होता है और आम जनता का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर है, लेकिन संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस हाईकमान प्रदेश संगठन को लेकर क्या फैसला करता है और चुनावी तैयारियों के लिए कब तक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर जाकर भी देश की सेना का हमेशा अपमान किया। सेना के काम पर वो हमेशा सबूत मांगते रहे हैं। ऐसे में वीर भूमि उत्तराखंड में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हर घर में सैनिक है। प्रदेश की जनता राहुल गांधी के बयानों को भूली नहीं है। देवभूमि है और देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है, और यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है या पैरामिलिट्री फोर्सों में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते आए हैं, बरसों से देते आए हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद कोई भी युद्ध हो, भारत की सेना को हर 5वां सैनिक देने का काम इस देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। और राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार से देश के सैनिकों का उपवास उड़ाया है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है उसका मौका उड़ाते हैं। जनरल बिपिन सिंह रावत जो इस देवभूमि के लाल थे, इसके पुत्र थे और हम सब का गौरव थे, पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियाँ की, ये कोई भूल नहीं सकता है। और सेना को जगह जगह पर अपमानित करने का काम अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी जिस प्रकार से सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो मैं समझता हूँ कि सेना के लोग कभी भूलते नहीं हैं और देवभूमि में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सैनिकों के से कैसा व्यवहार उन्होंने किया है उसी प्रकार की अपेक्षा है। जहां बीजेपी राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साध रही है, वहीं अल्मोड़ा जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। 4 जून को यहां राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी की इस जनसभा को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने जनसभा में 20,000 से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी की हर नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी में जुटा है। बता दें कि राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में भारी उत्साह है। पौड़ी जिले में भी कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने खुद कंडोलिया मैदान में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यहां राहुल गांधी पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करने वाले हैं। कुमारी शैलजा की माने तो राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी का आगमन है और यहाँ पर सभी लोगों में बहुत उत्साह है। अभी हमने जायज़ा लिया जहाँ पर जो वेन्यू है वहाँ का भी, और उसके अलावा अपने साथियों के साथ, पार्टी के साथियों के साथ
हम सब ने बातचीत की है। लोगों में बहुत उत्साह है, आने वाले ज़्यादा हैं और अब देखते हैं जैसे होगा। लेकिन लोगों का मन है, आम जनता का भी मन है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आएँ, क्योंकि भाजपा की सरकार जो यहाँ धामी जी की सरकार, भाजपा सरकार, ऊपर मोदी जी की, और ये काहे का डबल इंजन है। यहाँ तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देख सकते हैं कि हर तरफ से लोगों में भारी उत्साह है कि हम रैली में शामिल हों। वैसे तो ये पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है, लेकिन जनरल जो पब्लिक है वो भी आना चाहती हैं, तो बहुत दबाव है, लोग आना चाहते हैं। अब देखते हैं, हमारी प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक साथियों को लाने की है, लेकिन आम लोगों के लिए भी फिर हम ये कहेंगे कि आप भी आ सकते हैं और राहुल जी की बातों को आप भी सुनें। उत्तराखंड की IMPCL कंपनी, जिसकी संपत्ति ही 150 करोड़ की थी, जिससे हर साल करोड़ों का फायदा हो रहा था, हजारों परिवारों का घर इससे चल रहा था, बावजूद इसके सरकार ने इसे 121 करोड़ में नीलाम कर दिया। पूर्व सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक ने इसे बचाने के लिए आवाज उठाई, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। आखिर कैसे मुनाफे वाली कंपनी को निजी हाथों में बेच दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। IMPCL कंपनी क्यों नीलाम, क्यों बेची गई फायदे में चल रही कंपनी? मुनाफे वाली कंपनी को क्यों निजी हाथों में बेचा गया? उत्तराखंड की IMPCL कंपनी, जिसकी संपत्ति ही 150 करोड़ की थी, जिससे हर साल करोड़ों का मुनाफा आता था, राज्य में हजारों परिवार इससे चलते थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने उसे 121 करोड़ में नीलाम कर दिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम, सांसद, कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक ने इसे ना बेचने की गुहार लगाई, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। सवाल है कि आखिर किसे फायदा पहुंचाने के लिए उत्तराखंड की इतनी बड़ी कंपनी को नीलाम कर दिया गया? आखिर कैसे मुनाफे वाली सरकारी कंपनी IMPCL को सरकार ने ही निजी हाथों में बेच दिया? बता दें कि IMPCL भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन देश की एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी। IMPCL के पास 1200 से ज्यादा दवाइयों के लाइसेंस हैं, मॉडर्न मशीनें और साथ ही जिम कॉर्बेट के पास 40 एकड़ की प्राइम लोकेशन वाली जमीन। जानकारों की माने तो सिर्फ जमीन और मशीनों की कीमत ही 150 करोड़ से ज्यादा है। IMPCL कंपनी काफी मुनाफे में भी चल रही थी। 2022 से 23 में IMPCL ने 20.81 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 2023 से 24 में लाभ घटकर लमसम 12.80 करोड़ रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी को फायदा हुआ। 2024 से 25 में IMPCL का मुनाफा बढ़कर 17.65 करोड़ हो गया। इस कंपनी में सीधे तौर पर एम्प्लॉय काम कर रहे थे, वहीं एक मोटे अनुमान के मुताबिक अप्रत्यक्ष तौर पर 5000 लोग इस कंपनी से जुड़े हुए थे। अल्मोड़ा और आसपास के इलाके के लोगों के लिए ये कंपनी रोजगार का एक बड़ा जरिया थी। ऐसे में सोचने वाली बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही थी, जिस कंपनी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग जुड़े हुए थे, जिस कंपनी में रोजगार की बदौलत कई घरों में चूल्हा जल रहा था, तो आखिर उस कंपनी को सरकार ने बेचा क्यों? दरअसल सरकार इसे विनिवेश का नाम दे रही है, यानी सरकार खुद कारोबार चलाने के बजाय उसे निजी हाथों में देकर अपनी भूमिका नियामक तक सीमित करना चाहती है। सरकार का कहना है कि उसका काम उद्योग चलाना नहीं बल्कि शासन चलाना है, और ऐसा करके कंपनी का विस्तार होगा, नई तकनीक आएगी, काम बेहतर होगा। लोगों की माने तो ये पूरा खेल प्राइवेट कंपनियों की चांदी करवाने का है। तभी मुनाफे में चल रही कंपनी को अंडर वैल्यू करके उसे कौड़ियों के भाव एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। इस कंपनी को घाटे में दिखाने की भी बड़ी बड़ी साजिशें रची गई ताकि इसे बेचने का बहाना मिल सके, पर बावजूद इसके कंपनी मुनाफा कमाती रही, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे नीलाम कर दिया। हालांकि IMPCL को बचाने के लिए खुद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इसके लिए आवाज उठाई, पर फिर भी किसी की सुनवाई नहीं हुई।
हालांकि सरकार के इस फैसले से कंपनी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि IMPCL उत्तराखंड के हजारों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया भी थी। 40 एकड़ जमीन, मॉडर्न मशीनें, 1200 से ज्यादा दवाओं के लाइसेंस और हर साल करोड़ों का मुनाफा। लिहाजा ये कोई बीमार या डूबती हुई कंपनी नहीं थी जिसे बचाने के लिए बेचना जरूरी हो। और वैसे ये पहली बार नहीं जब किसी सरकारी कंपनी का भविष्य सवालों में घिरा हो। बीमार या डूबती हुई कंपनियों को सरकार कितना रिवाइव कर पाती है, इसका उदाहरण IDPL, ऋषिकेश और HMT रानीबाग जैसे बड़े नाम हैं, जो उत्तराखंड में रोजगार देते थे, पर सरकार ने इन्हें रिवाइव करने के बजाय बीमार कंपनी घोषित कर दिया। फिर धीरे धीरे यहाँ उत्पादन घटने लगा, निवेश रुका और आखिरकार ये कंपनियां अपने पैरों पर ज्यादा वक्त तक खड़ी नहीं रह पाई और बंद हो गई। हालांकि अब जब IMPCL भी नीलाम हो चुकी है, तो अब देखना होगा कि क्या ये निजी कंपनी आने वाले वक्त में यहाँ दवा बनाएगी या दवा की फैक्ट्री हटाकर कोई आलीशान रिजॉर्ट या फिर 5 स्टार होटल खड़ा कर दिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हेली सेवा से केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि यूकाडा जून के पहले हफ्ते में हेली सेवा बुकिंग का अगला स्लॉट खोलने जा रहा है। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि 15 जून तक की सभी टिकटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। अब अगले चरण की बुकिंग की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है और जल्द ही नया स्लॉट जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव देना सरकार की प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यूकाडा काम कर रहा है। हेली सेवा का अगला चरण 15 सितंबर से शुरू होगा। अभी तीनों सेक्टर में 8 कंपनीज हमारी काम कर रही हैं और 15 तक हमारे जो अभी के टिकट्स हैं उसके बाद में जो टिकट्स हैं उनमें कितना कैपेसिटी के टिकट्स हैं, ऑनलाइन टिकट कितने किए जाने। अभी वो 90% टिकट्स हम लोगों ने ऑनलाइन किए, 10% टिकट हम विंडोज़ पे दे रहे हैं। तो बाद में चूँकि वेदर कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल होती है तो सचिव महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन से और वेदर एक्सपर्ट जो होंगे उनके माध्यम से हम पूरी सूचना प्राप्त करने के बाद में बेटर तरीके से उसको हैंडल करेंगे। और 15 के जो टिकट्स हैं जून के प्रथम सप्ताह में हम लोग उसके बाद के टिकट्स को हम लोग ऑनलाइन करेंगे। राजधानी देहरादून स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में जन समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें जिलाधिकारी आशीष चौहान ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। डीएम ने बताया कि करीब 130 शिकायतें दर्ज की गई, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि सभी शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है ताकि डिजिटल तौर पर डेटा सुरक्षित रहे और समस्या के समाधान पर भी अपडेट मिलता रहे। लगभग 130 शिकायतों को आज सुना गया और इसे समस्या समाधान दिवस के तौर पे जब हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये कि जिन जिन शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में जो डिमांड के फॉर्म में नहीं है और जिन्हें हम सीएम हेल्पलाइन में डाल सकते हैं वो उनमें डालेंगे ताकि डिजिटाइज फॉर्म में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके और हम उन्हें ट्रेस कर सकें और डिस्पोज ऑफ करते टाइम सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जा सके। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम बात करें 130 शिकायतों की तो उसमें मल्टीपल डिस्प्यूट्स जो हैं वो लैंड रिलेटेड थे या रेंटल उसके थे। तो इस संबंध में मैंने एक पर्टिकुलर सेल बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एडीएम साहब को और सीडीओ साहब को। किच्चा की नगर पालिका परिषद सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और इस मौके पर करीब 47 मामलों का निपटारा भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण ही शासन की पहली प्राथमिकता है। यहाँ पे हमारे आज 115 शिकायतें अभी आई हैं, इसमें 45 मौके पे ही निस्तारित हो गई है। बाकी सभी शिकायतों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराकर 1 हफ्ते में एसडीएम साहब को निर्देश दिए गए हैं कि रिपोर्ट ये मुख्यालय पे भेजने के लिए। इसके अलावा कई यहाँ पे मौके के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। 2-3 दिन में काफ़ी उनको रखा गया है ताकि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को कोई भी दिक्कत ना हो सके।
रुद्रपुर की जसमीत कौर ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस मौके पर उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि मेयर विकास शर्मा ने भी जसमीत कौर के आवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि जसमीत की इस उपलब्धि से अन्य छात्र छात्राओं को भी प्रेरणा मिलेगी। और उधर जसमीत ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद, परिवार के सहयोग और ईश्वर की कृपा को दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब इतना सक्सेस आप इतनी मेहनत करके जब कुछ पाते हो तो लोग आप उसको जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और तो उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी भगवान जी का और जो भी लोग यहाँ आसपास हैं, और सबको कहना चाहूँगी कि जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है तो पैशन के साथ आए और अच्छे से अपनी मेहनत के लगन के साथ करे, तो एक ना एक दिन परिणाम ज़रूर आता है। आज रुद्रपुर के लिए विशेष करके गर्व की बात है। आज हमारी बच्ची, मेरे मित्र, हमारे बड़े भाई पीएस पावा साहब, उनकी बेटी जसमीत कौर ने उत्तराखंड में हमारी पीसीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके जहां परिवार का नाम रोशन किया है, हमारे शहर का नाम रोशन किया है। और मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे आने वाली रुद्रपुर की ये पहली बेटी है जिसने पीसीएस के अंदर वो भी प्रथम रैंक प्राप्त करके अपनी लगातार मेहनत करके अपने साहस के साथ और जिस प्रकार से स्थान हासिल किया है, मैं बधाई दूंगा, उनको उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। हल्द्वानी की वर्षा जोशी ने यूके पीसीएस में सेकंड रैंक हासिल की है। वर्षा की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बता दें कि वर्षा ने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वो एक अच्छी अफसर बनकर मिसाल कायम करना चाहती हैं। वर्षा का कहना है कि परिवार के सपोर्ट के चलते उसने जो सपना देखा वो पूरा हो गया है। वर्षा ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया है। अभी अगर फीलिंग की बात करी जाए तो थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा फील हो रहा है। और घर वालों की सपोर्ट की बात करें तो घर वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए, करियर चॉइसेस के लिए पूरी इंडिपेंडेंस दी गई है। एंड अगर पढ़ाई के लिए सब वही रेगुलर स्टडीज़ और सिलेबस फॉलो करना, इट हेल्प्ड, दैट्स इट। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना फ़िलहाल के लिए तो ये एक फ्यूचर प्लान है। और मतलब कि लोग कहें कि हाँ ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोचेबल तो रही थी। तो सिविल में आने की क्यों सोचा आपने, और करियर भी चुन सकते थे? सर क्योंकि ग्रास रूट पे चेंज लाने का जो अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज देता है वो कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती। रुड़की के सडौली गांव की काजल ने भी एसडीएम पद पर चयनित होकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। काजल की सफलता से घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने भी काजल के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। तो मैंने अपनी शुरुआत 2019 से करी थी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, और पहले तो यूपीएससी का सोचा था पर वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर मैं स्टेट पीसीएस में आई और स्टेट पीसीएस की जो सबसे प्रेस्टीज जॉब है सर वो एसडीएम ही है, और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करी थी सर। फाइनली मुझे सक्सेस मिली तो मैं बहुत खुश हूँ। कितना कड़ा परिश्रम आपको करना? सर आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, लगभग 6-7 साल तो लग ही गए हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो परिश्रम तो सर लगा है, बहुत लगा है। इस सडौली गाँव से बड़े डॉक्टर राजकुमार जी है, सैनी, राम कुमार सैनी जी की बिटिया काजल सैनी बहुत होनहार है और इससे पहले भी इसका समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है। अब ये शहरी विकास विभाग में जॉब कर दिया है, लेकिन थोड़ी 1-2 नंबर की कमी रही थी, इसने उसको पूरा कर दिया। और इस बैच में इसे उप जिलाधिकारी मिला है उत्तराखंड में। मैं इस कामयाबी के लिए काजल सैनी को और इसके माता पिता दोनों डॉक्टर राम कुमार जी को, इसकी माता जी को भी और इसके भाई और गुरुजनों को भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया अब रिश्तों को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का कारण बन रहा है। सोशल मीडिया के कारण रिश्तों में बिखराव आ रहा है, खासकर पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा हो रही है। उत्तराखंड में शादी टूटने के ऐसे कारण सामने आए हैं जिसे देखकर मनोवैज्ञानिक भी हैरान हैं। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया से टूट रही शादियां, बढ़ती उम्मीदें, टूटते रिश्ते, अपनों से दूर हो रहे लोग। जिस सोशल मीडिया के सहारे अनजाने लोग दोस्त बन जाया करते थे और रिश्तों में बंध जाया करते थे, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। सोशल मीडिया अब रिश्तों को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का कारण बन गया है। सोशल मीडिया अब रिश्तों में बिखराव ला रहा है,
खासकर पति पत्नी के संबंधों में दरार आ रही है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, बल्कि उत्तराखंड में इसी तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में वन स्टॉप सेंटर में शादी टूटने के ऐसे कारण सामने आए जिससे काउंसलर से लेकर मनोवैज्ञानिक भी हैरान हैं। लव हो या फिर अरेंज, इन दिनों शादियों के टूटने के मामले तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड में महिला काउंसलिंग सेल में इस साल 600 से ज्यादा ऐसे केस सामने आ चुके हैं जहां पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते। वहीं सिर्फ बात देहरादून की करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अप्रैल में 60 केस घरेलू हिंसा के हैं तो मई में 49 केस रिपोर्ट हुए हैं। खास बात है कि ज्यादातर केस में शादी तोड़ने की वजह भी बेहद दिलचस्प है। कोई जन्मदिन पर गिफ्ट न मिलने पर नाराज है तो कहीं पति पत्नी में अहंकार के चलते साथ वो रहना नहीं चाहते। यहाँ तक कि कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं जहाँ फोन का रिप्लाई समय पर न मिलने के कारण भी झगड़ा होता है। देहरादून वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर बताती हैं कि अहम की वजह से आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा। साथ ही काउंसलर को 8 साल हो गए हैं, लेकिन 8 साल की काउंसलिंग में अब काफी बदलाव आया है। पहले कई सालों तक पति पत्नी में झगड़ा होता था तब केस आता था, लेकिन अब 2 महीने में ही केस आ रहे हैं, क्योंकि आज के युवा और युवतियों के अंदर सब्र नहीं है और छोटी बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिए, पहले जो केसेस आते थे वो केसेस आते थे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन पे ना। वर्स्ट कंडीशन मतलब कि जैसे कि रात को ही बहुत ज़्यादा मार पिटाई, रात को क्या कई सालों से हो रही है, 7-8 सालों से मार पिटाई हो रही है लगातार ना, या ड्रिंक कर रहे हैं जो उनके हस्बैंड है, तो वो केसेस आते थे कहीं निकल के। अभी क्या है, लोग 2 महीने 4 महीने वाले केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये पेशेंस लेवल है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग है। अभी क्या है, बच्चों में चाहे वो जेंट्स हों चाहे लड़कियां हों, पेशेंस लेवल का जो स्तर है वो कम हुआ है काफ़ी ना। छोटी सी बात भी कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा एक दूसरे की, या एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं कि मतलब मैं एक चीज़ मांगूँ तो ये 100 गुना उसको सोच लें कि मतलब मैंने कहा कि आज मेरा मूड ऑफ है तो ये सोच लें कि अच्छा इसका मूड ऑफ है तो इसको क्या मैं करूं कि मतलब इसका मूड ठीक हो जाए, इतना सोच लें। अब अगले के पास उतना टाइम नहीं है सोचने का, या वो और कहीं बिजी है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं शादी के बाद तो। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन वही है कि नहीं, पहले तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेते थे, अब सोच नहीं रहे हैं। वहीं दून अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर का मानना है कि पति पत्नी के संबंध में विवाद अलग अलग हो सकते हैं और आगे चलकर कितना विवाद बढ़ सकता है ये दंपति पर निर्भर करता है। देखिए, वो विवाद के तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं। शादी किस सर्कमस्टांसेस में हुई से लेकर मतलब पसंद से हुई, नापसंद से हुई, कौन कितना कॉम्प्रोमाइज़ करा, उसका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है। विवाद छोटे छोटे कई बार होता है कि एक्यूमुलेट होते जाते हैं, मतलब आपके बीच में कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो कई बार छोटी चीज़ें उस प्रॉब्लम का एक आउटलेट बन जाती है। मतलब बात तो बहुत छोटी है लेकिन गुस्सा आपको किसी और बात पे आ रहा है, लेकिन वो चीज़ उस छोटी बात से आगे आके प्रकट हो गई। तो इसके बारे में जनरली कहना बड़ा एक बहुत मोटे तौर पे कहना मुश्किल होगा, वो हर कपल की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। शादी टूटने के कई कारण सामने आए हैं, जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव, घूमने जाने की डिमांड पूरी न होना, बर्थडे पर गिफ्ट की डिमांड पूरी न होना, महंगे फोन की डिमांड, नशे की लत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आर्थिक तनाव, मारपीट के मामले। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों की तंगी के चलते परिवारों में अलगाव के मामले सामने आ रहे हों। ज्यादातर मिडिल क्लास और हाई प्रोफाइल केस में भी शादियां नहीं टिक पा रही हैं और इसकी बड़ी वजह है आकांक्षाओं का पूरा न हो पाना। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की के पीरपुरा गांव में एक महिला के जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर मानसिक उत्पीड़न और लगातार धमकियां देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने महिला और परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मेरी पत्नी को सरेआम नंगा करके छेदती गई है और मेरा साथ देने के लिए कोई मेरे साथ नहीं है। मैं प्रधान जी के पास गया, उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आप कहीं चल जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने की। बिल्कुल, मैं अकेला तन्हा आदमी, बताओ मैं कहाँ जाऊँ सर। मेरी पत्नी ने मेरे से पूछा, मैंने उसे बताया तो उसे सदमा सहन नहीं हुआ, उसने जहर खा लिया। जिस वीडियो का आप जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, कल थाना मंगलौर में एक एमएलसी आई थी जिसमें हॉस्पिटल ने
पुलिस को सूचना दी थाने को कि ऐसा एक प्रकरण आया है। हमारी चेतक पुलिस ने जाके वहाँ रिस्पॉन्स किया। वीडियो में अभी जैसे वो महिला बता रही कि वो कुछ लोगों से परेशान थी, उसने खुद ही इनटेक कर रखा है वो जो भी सब्सटेंस किया है। बाकी हम इसमें एक बार पड़ताल करेंगे। थाने में तहरीर अभी तक शायद जैसा मैंने SHO से बात करी वो करे सर नहीं आई है। जो भी तथ्य होंगे उस हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी की नैनीताल रोड स्थित तिकोनिया वाइन शॉप में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस वजह से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में दुकान मालिक को करीब 3 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां आबकारी टीम ने मुकुंदपुर में नदी किनारे चल रहे अवैध शराब की भट्टियों का भंडाफोड़ किया है। मामले का खुलासा करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर ने बताया कि करीब भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया और साथ ही 450 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि 5 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। काशीपुर में स्थित ग्राम मुकुंदपुर में एक स्टोन क्रशर के नजदीक चल रहे अवैध 5 शराब की भट्टियों को समूल नष्ट किया गया। इस प्रकरण में हमारे द्वारा लगभग 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है एवं लगभग 20,000 केजी रॉ मटेरियल एवं लहन जो होता है उसको मौके पर नष्ट किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून में सुचारू चलेगी चारधाम यात्रा। तीर्थयात्रियों को लेकर धार्मिक सरकार का मकसद साफ, सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद पर हो रहा काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कार्यक्रम स्थल पर डटे कांग्रेस के दिग्गज व्यवस्थाओं को खुद परख रही प्रदेश प्रभारी। सीएम धामी ने राहुल गांधी के दौरे पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी ने किया है सेना का अपमान, उत्तराखंड की जनता को है सब याद। जून के पहले हफ्ते में शुरू होगी केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग। जल्द खुलेगा स्लॉट, यूकाडा ने की तैयारी।